Hello guys, welcome to the channel of Career Quest and I welcome you all to today's video जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन का 23 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है कि गवर्नमेंट जो है आफ्टर 5 इयर्स बीच सैंड जो है उसकी मिनरल माइनिंग को ओपन करना चाहती है फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब 2014 से लेके 2019 तक गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर सेक्टर को ओपन नहीं किया। इनफैक्ट जितना ओपन था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये इन्वॉल्व करते गए। अब ये बीच सैंड मिनरल्स होते क्या हैं और इस पे इतनी दिक्कत क्यों है? बीचेस जो हैं आपके नॉर्मली जो सी कोस्ट के अराउंड जो बीचेस होते हैं उस पे जो सैंड मिलती है उस सैंड से मिनरल माइन किए जाते हैं। तो अभी कॉमन एक पर्सपेक्टिव से सोचें या एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से सोचें तो वहाँ तो कोई भी जा सकता है और उसकी सैंड को कोई भी घर ले आता है। तो इसमें इतना बड़ा इशू क्या है कि गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को कभी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन फुली किया ही नहीं और इनफैक्ट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। और अब जो है फाइनली गवर्नमेंट इसको ओपन करना चाहती है टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो ये बीच सैंड मिनरल्स इनमें ऐसा क्या खास है? तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बीच सैंड मिनरल्स होते कौन से हैं। सबसे पहला जो बीच सैंड मिनरल होता है वो है मोनाजाइट। अब आपने आई डोंट नो कि ना इनके नाम सुने हैं कि नहीं, बट हम एक बार देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो मोनाजाइट है, मोनाजाइट के अलावा गार्नेट है, ठीक है, गार्नेट के अलावा इल्मेनाइट है, ठीक है, ये इल्मेनाइट, और इसके अलावा जिरकॉन है। ये सब के सब कहाँ मिलते हैं? जो बीचेस पे हमारी सैंड मिलती है ना, उस सैंड से ये मिनरल जो है इनकी माइनिंग की जाती है। अब इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया है, यानी जो साउथ इंडिया है, उसके लॉन्ग सारे कोस्टल रीजन में बहुत सारे बीचेस हैं। हर बीच से ये माइनिंग नहीं की जाती है, कुछ लिमिटेड एरिया से ही ये माइनिंग की जाती है। ये जो सब के सब आप यहाँ पे मिनरल्स देख रहे हैं, या मोनाजाइट हो गया या गार्नेट हो गया, ये सब के सब रिस्ट्रिक्टेड हैं। क्यों रिस्ट्रिक्टेड हैं? तो अब क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है इसीलिए इसमें प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था। तो ये रिस्ट्रिक्टेड इसीलिए ही हैं क्योंकि ये सब कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट में काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट। इसके अलावा आपने हाई टेक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं इक्विपमेंट्स बनाने हैं, तो उसमें ये सब काम आते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। क्योंकि अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स के पास इनकी माइनिंग की परमिशन रहेगी तो हो सकता है वहाँ से ये गलत हाथों में चले जाएं और न्यूक्लियर एनर्जी और हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट्स का मिसयूज़ भी हो सकता है अगेंस्ट आर ओन कंट्री। तो इसीलिए इस जो मिनरल सैंड माइनिंग होती है इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में माइन किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में जो है आप ये सारे एलिमेंट्स इसमें से रिमूव कर लेते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए इस पे इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। तो फाइनली अब एनडीए गवर्नमेंट ने जो है नोटिफिकेशन इशू करने की सोची है, जिसके बाद ये जो है आप सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो जाएगा। फुली ओपन होगा या अगेन रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ही रहेगा वो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। बट ये इतनी खास न्यूज़ है और फ्रंट पेज न्यूज़ इसलिए बनी है बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सैंड माइनिंग मिनरल्स। तो इसमें से खासकर ये जो मोनाजाइट है, अब मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ। मोनाजाइट जो है इससे थोरियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आई एम श्योर अगर आपने कभी भी बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी होगी अपनी 9th या 10th क्लास में, या कभी वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा होगा तो आपने इस इन एलिमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा, थोरियम, ठीक है। आज के टाइम में जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स हैं वो बेसिकली यूरेनियम बेस्ड हैं और यूरेनियम आपको पता है 235 जो है वो काम आता है। उसको पहले एनरिच करना पड़ता है और उसके बाद अब यूरेनियम से जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स चल रहे हैं वो कौन से हैं? फिजन, यानी इसमें एक हैवी एलिमेंट को स्मॉलर एलिमेंट्स में जो है स्प्लिट किया जाता है और रिजल्टेंट एनर्जी जो है उससे कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इससे स्प्लिट होके जो दो आगे बनते हैं एलिमेंट्स बनते हैं उनमें से एक होता है प्लूटोनियम। ये जो प्लूटोनियम है ये भी रेडियो एक्टिव है और इसका जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने प्लूटोनियम बॉम्ब भी सुना होगा। तो ये जो है
इसकी सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। इसीलिए जब भी कोई कंट्री न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करते रहते हैं। ईरान के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही है यूएस की, वो इसी बात को लेके चल रही है कि ईरान जो है सिविलियन डिस्गाइज में मिलिट्री प्रोग्राम चला रहा है, और जो ये वो यूरेनियम प्लांट, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर लेता है ये कह के कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, और वहाँ से जो प्लूटोनियम निकल के आता है उसको मिलिट्री ग्रेड एनरिच करके उससे वेपन्स बना रहा है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उसने IAEA के इंस्पेक्टर्स को एक्सेस भी नहीं दिया है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो एनीवेज, तो गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि हम जो है इस सेक्टर को लिमिटेड फेज में, या आप कह सकते हैं फुल्ली, जैसे भी गवर्नमेंट को सही लगेगा, जो है इसे ओपन करेंगे। अभी तक कैसे हो रहा था, अभी तक जो थोड़ी बहुत प्राइवेट कंपनीज को थोड़ी बहुत जो लिमिटेड एक्सेस था इस सैंड माइनिंग का, वो ये था कि गवर्नमेंट जो है क्या करती थी कि किसी भी कंपनी को जो है अगर माइनिंग करनी है तो उसे AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से जो है लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये जब वो लाइसेंस ले लेते थे तो उसके बाद बहुत सारी उन पर कंडीशन लगती थी, और उनमें से एक कंडीशन ये होती थी कि जब आपने ये मिनरल सेपरेट कर लिए हैं लैंड से, सैंड से, तो आप क्या करेंगे कि जो बचा हुआ, जो जिस मिनरल को भी आप इसमें से वो कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं, उसके अलावा जितना भी बचा हुआ होगा उसको आप सेपरेटली डिस्पोज करेंगे। और ये जो है सेपरेटली डिस्पोजेबल जो है आपको अगेन AERB के इंस्पेक्टर्स को, ठीक है, AERB के जो इंस्पेक्टर्स होंगे इनको जो है मॉनिटर करवाना पड़ेगा। तो ये टाइम टू टाइम आके मॉनिटर करते रहेंगे कि कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, बिकॉज एज आई सेड कि दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल एज हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो लेट्स सी अब आने वाले टाइम में क्या होगा, बट आई बिलीव आपको सैंड मिनरल माइनिंग का जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है अब आने वाले टाइम में हो सकता है ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो कि 2002 में पास हुई थी, ठीक है, उसमें शायद थोड़ी अमेंडमेंट कर सकती है, क्योंकि यही एक्ट जो है अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को इस सेक्टर में माइनिंग के लिए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है कि इंडिया जो है अब COP26 होने वाली है। व्हाट इज COP26? COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये 26th मीटिंग होगी इनकी, कहाँ पे? ग्लासगो में। और ये ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ UK। तो यहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनफैक्ट जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हर कंट्री से वो एक टारगेट जो है डिक्लेयर करवा ले। वो कौन सा है? नेट ज़ीरो एमिशंस का, ठीक है। अब व्हाट इज़ नेट ज़ीरो एमिशंस? मतलब कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से या कंट्री के ओवरऑल जितनी एमिशंस हो रही हैं वो उतनी ही हैं जितनी उस कंट्री के जो नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब व्हाट आर कार्बन सिंक्स? हमारे पेड़ पौधे, फॉरेस्ट जो हैं हमारे, वो कार्बन सिंक हैं। ओशंस जो हैं, सीज जो हैं, वो कार्बन सिंक हैं, क्योंकि ओशंस के अंदर भी खासकर जो कोरल्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, तो उन्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो वो जो ओशन में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ऑब्जॉर्व करते हैं, और बदले में ओशन जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। फॉरेस्ट भी, उसमें ग्रीन लीव्स होते हैं तो वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है। अब ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होती है? बेसिकली कि आपने जो कार्बन एमिट की है, उस कार्बन एमिटेड कार्बन को आपने कैप्चर किया और किसी तरह अर्थ के अंदर फॉसिलाइज्ड कर दिया, ठीक है। तो वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है कि जितनी एमिट की है उसको पकड़ के कहीं पे बंद कर दिया है ताकि वो एनवायरनमेंट को या एटमॉस्फेयर को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये नेट ज़ीरो एमिशंस जो हैं ये कब होती हैं? कि जितनी एमिट कर रहे हो उतनी ही आपके जो कार्बन सिंक्स है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उतना ही आप उस, और जो बची हुई अमाउंट है जितना उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसको आप सिक्वेस्ट्रेट कर रहे हो।
तो इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रीज ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आप भी जो है अपना टारगेट डिक्लेयर करो कि आप भी नेट ज़ीरो एमिशन कब तक अचीव करोगे। अब मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो टारगेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि बाय 2050 और बाय 2060 वी विल बिकम कार्बन न्यूट्रल। अब इनमें कौन कौन से कंट्रीज हैं जो प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, उनमें से न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, चाइना, ठीक है, ये सब कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी अपनी कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो अचीव कर जाएंगे। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है इन कंट्रीज़ को, इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बहुत कम है और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके पास पैसा बहुत है, सो दे कैन अरेंज द टेक्नोलॉजी एंड दे कैन अरेंज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री है तो ऑब्वियसली ये डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड कैसे बने, क्योंकि अपने टाइम में इन्होंने फैक्ट्रीज वगैरह लगा लगा के ट्रांसपोर्ट सेक्टर सेटअप कर करके अपने आप को कर लिया डेवलप। अब इनका जो पोल्यूशन किया हुआ है वो आज एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तब ये खुद तो डेवलप हो गए हैं, खुद तो अच्छी खासी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब ये स्विच कर रहे हैं रीन्यूएबल्स की तरफ। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को बोल रहे हैं कि आप भी रीन्यूएबल्स की तरफ स्विच करो। तो डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं हमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आती है वो ये है कि रीन्यूएबल्स महंगे बहुत हैं। तो आप हमें पैसा दे दीजिए कि हम रीन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट कर जाएं। पैसा नहीं दे सकते तो हमें टेक्नोलॉजी दे दीजिए, हम खुद डेवलप कर लेंगे रीन्यूएबल एनर्जी। तो ये ना तो अमीर कंट्रीज पैसा देने को तैयार हैं, ना टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में इनको नुकसान होता है। तो ये हर कंट्री के ऊपर एक, आप कह लीजिए, आर्म ट्विस्टिंग वाली टेक्निक भी अपना रहे हैं कि आप किसी तरह जो है ये कार्बन न्यूट्रलिटी जो है अपनी नेट ज़ीरो एमिशंस ये डिक्लेयर कीजिए। तो इंडिया ने यहाँ पे क्लियर कट अपना स्टैंड कर दिया है कि हम जो है नेट ज़ीरो एमिशंस वगैरह का कोई टारगेट एज सच डिक्लेयर नहीं करने वाले हैं। मोर ओवर जो आपने पोल्यूशन किया है पुराने टाइम में जिसकी वजह से आज नुकसान हो रहा है, वो उसके लिए आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ को पे करना ही पड़ेगा ताकि वो रीन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट कर सकें। अब इंडिया ये नहीं कह रहे कि हम पोल्यूशन ही करेंगे, इंडिया कह रहा है हम पोल्यूशन नहीं करेंगे और जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक अपनी कार्बन एमिशंस को कम करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें रिन्यूएबल्स की तरफ स्विच करना पड़ेगा, हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको जो है ये फंडिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। मोर ओवर 2016 में अगर आपको याद हो तो एक पेरिस अग्रीमेंट हुआ था। तो पेरिस अग्रीमेंट में हर कंट्री ने कहा था कि हाँ जी हम जो है इतना इतना काम करेंगे अपनी जो है एमिशंस को कम करने के लिए। वो अग्रीमेंट 2016 में हुआ था, 2020 और 21 में डिसाइड किया गया था कि इसके जो टारगेट्स हमने दिए हैं इसे रिवाइज करेंगे, ठीक है, और हर 5 साल बाद टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाएंगे ताकि अल्टीमेटली हम ये जो नेट ज़ीरो एमिशन वाला टारगेट है ये धीरे धीरे मैच अचीव कर जाएं एज अ कलेक्टिव। तो उससे क्या होगा, इजी भी रहेगा, खर्चा भी कम होगा और सब जो है आपस में कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। तो वो टारगेट तो इनमें से कोई कंट्री मीट करने की उस पे है नहीं लाइन पे, रैदर ये बड़े बड़े जो हैं इनफैक्ट गोल लाइन शिफ्ट करते जा रहे हैं। पहले 2016 में इन्होंने कहा 2021 में देखेंगे कि क्या काम हुआ है, कितना हुआ है। फिर 2021 जब आया तो इन्होंने कहा कि 2060 में हम न्यूट्रल ही हो जाएंगे। अब 2016 की गारंटी 2060 की गारंटी कौन लेगा। लेकिन इंडिया जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इंडिया ने इस पेरिस एग्रीमेंट में डिक्लेयर किया था कि जो 2002 में हमारी जो एमिशंस थी हम उस एमिशन की इंटेंसिटी के 33 से लेके 35% तक रिडक्शन करेंगे। और इंडिया जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ऑलरेडी हमने 20% रिडक्शन अचीव कर ली है। और ये हमने कब तक अचीव करना है, ये 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। ऑलरेडी हम 20% के अराउंड जो है अचीव कर चुके हैं, रिड्यूस कर चुके हैं। उसके अलावा फिर हमने डिक्लेयर किया था कि हम जो है कम से कम 150 गीगावाट ऑफ जो अपनी हमारी एनर्जी कंजम्पशन होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो रीन्यूएबल से जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उसको भी इंडिया ने 2021 में रिवाइज करके 450 गीगावाट कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेटअप किया है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सो ऑल दीज थिंग्स इंडिया इज मेकिंग एन ऑनेस्ट एफर्ट, ठीक। हमने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन जो है
वो भी कम करेंगे इंडिया में से। और इनफैक्ट 2022 ऑनवर्ड्स, जुलाई 2022 ऑनवर्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो तो बैन हो ही रहा है। उसके बाद धीरे 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 प्लास्टिक को फेज आउट कर देंगे बाय 2025। हमने फेज आउट कर देना है। सो इंडिया इज़ डूइंग इट्स बिट, बट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, मैं आपको पहले ही बता दूं कि थर्ड लार्जेस्ट जो कार्बन एमिशंस होती हैं वर्ल्ड में वो इंडिया करता है। सबसे ज़्यादा चाइना कर रहा है, नंबर 2 पे यूएस है, नंबर 3 पे इंडिया है। लेकिन अगर फिर भी आप देखें पर कैपिटा कार्बन एमिशंस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारी सबसे कम है। पर कैपिटा कार्बन एमिशन अगर देखें तो हमारी 1.96 टन पर पर्सन है, जबकि चाइना की 8.4 है और यूएस की 18 है। तो सॉरी, मैं थोड़ा गलत बता गया था। यूएस इज़ द बिगेस्ट कार्बन एमिटर फॉलोड बाय चाइना। यूरोपियन यूनियन की 7.16 है। चाहे हम थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन अगर आप पर कैपिटा कार्बन एमिशन देखें तो वो 1.96 टन ही आती है और वो बहुत लो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएस की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 32 करोड़ है, हमारी 132 करोड़ है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो चाइना से कंपेरेबल है, तो हमारी पर कैपिटा के एमिशंस भी चाइना से अगर हम कंपेयर करें तो वी आर ओनली 1/8 ऑफ व्हाट चाइना इज। ठीक है, फिर भी हमसे प्रेशर किया जा रहा है। दैट इज़ वाई ये न्यूज़ आई है कि इंडिया सेट टू स्टिक टू इट्स स्टैंड्स ऑन COP26। अब COP26 के बारे में मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। बेसिकली 1992 में रियो में, यानी ब्राज़ील के रियो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम रियो अर्थ कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में से हम दो तीन जो है कन्वेंशंस निकल के आई। एक थी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दूसरी निकल के आई UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तीसरी जो निकल के आई थी वो थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये तीन कॉन्फ्रेंस निकल के आई थी। इसमें से जो UNFCC है, इसकी COP जो होती है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है वो हर साल होती है। UNCCD और UNCBD, इन दोनों की हर 2 साल में एक बार होती है। ये CBD इस साल हो रही है चाइना में। याद रखिएगा, क्योंमिंग न्यूज़ में नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, बट फिर भी आप याद रखिएगा क्योंमिंग एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जितना क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना इम्पॉर्टेंट है, जितना डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया ने क्या कभी UNFCC होस्ट की है? बिल्कुल की है। हमने इसे होस्ट किया है, हमने CCD को भी होस्ट किया है, हमने CBD अभी तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हमने होस्ट नहीं की है। CMS होस्ट की है हमने, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं जो आप प्लीज़ याद रखना। तो CBD, UNFCCC और CCD, ये तीनों एक ही कॉन्फ्रेंस से निकल के आई थी। CMS अलग है, ठीक है, और इसके अलावा साइट्स अलग है। ठीक है, तो ये दोनों अलग कन्वेंशन है, तो एग्जामिनर आपको इनमें कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि सबकी सब जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो एंजेला मर्कल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं राइट नाउ, वो अपना लास्ट EU समिट जो है वो अटेंड करती हुई, तो उन्होंने अपना 107th EU समिट अटेंड किया है। तो लीडर्स ने भी उन्हें जो है बाय बाय कहा है, एक फेयरवेल जो है उनको दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंड ऑफ टू मर्कल। तो एंजेला मर्कल जो हैं, या फिर इन जर्मन कहें तो आंगेला मर्कल जो हैं, वो जर्मनी की चांसलर हैं। चांसलर इज इक्वलेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर द पास्ट 16 ईयर्स। पिछले 16 साल थे, यानी जर्मनी की एक जनरेशन ऐसी है जिन्होंने एंगेला मर्कल के अलावा किसी को चांसलर देखा ही नहीं है। अब इनकी जो यहाँ जर्मनी में इलेक्शन हुए थे, तो इनकी जो पार्टी थी उनको फुल मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, और जो दूसरी पार्टी है वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। ऑल दो फुल मेजॉरिटी उन्हें भी नहीं मिली है, बट इट इज़ हाईली लाइकली कि वो जो है कोएलिशन से गवर्नमेंट बना लेंगे।
तो अगर तो बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो दिसंबर में जो है ये फिर सेकंड लास्ट सबमिट बन जाएगा एंगेला मर्कल का, और दिसंबर वाला जो है हो सकता है वो लास्ट बन जाए। तो टिल द टाइम न्यू चांसलर इज अपॉइंटेड, दिस एंड एज दिस विल बी द अपना लास्ट समिट ऑफ ईयू फॉर एंगेला मर्कल। सो ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा। आप जर्मनी की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है याद रखना बर्लिन है, ठीक है। एंड एंगेला मर्कल जो है वो CDU से आती हैं, कि CDU जर्मनी की एक पार्टी है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो ब्रिटेन की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ब्रिटिश बेसिकली उन्हें फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हैं, तो ब्रिटेन की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लिज ट्रस, वो इंडिया आई हैं और उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट जो कि हैं मिस्टर एस जयशंकर, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं ये मिस्टर एस जयशंकर हैं, और ये जो हैं दिस इज़ लिज ट्रस विच इज़ द ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी। इनके साथ एक मीटिंग की है, और ये जो मीटिंग थी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मीटिंग के टाइम पे जो है इंडिया एंड यूके मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आप कल की वीडियो में अगर आपको याद हो या आपने देखा हो, तो मैंने आपसे कहा था कि कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा कौन कौन सी 2 मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही हैं। एक तो आर्मी की चल रही है, ठीक है, और एक नेवी की चल रही है। तो ये दो आर्मी और नेवी की एक्सरसाइज चल रही है, और साथ साथ इनकी फॉरेन सेक्रेटरी जो है इंडिया में है। तो इसी से पता लगता है कि यूके ने जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस दी है हाल ही में अपने फॉरेन रिलेशंस में, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ इन्होंने जो है मीटिंग की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के साथ, इन्वायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र यादव के साथ। तो मैंने आपको बताया कि यूके में इस साल की COP है, तो इसीलिए इन्होंने इन्वायरमेंट मिनिस्टर के साथ मीटिंग की है। फाइनेंस के साथ तो बात समझ भी आती है, और इनकी जो फोकस रहा है वो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और डिफेंस पे। डिफेंस पे तो ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ डिफाइन कर ही दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस इस तरह रहा है कि ब्रिटेन वांट्स टू बी अ पार्ट। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक दे रहा हूँ होमवर्क, एग्जामिनर हो सकता है आपसे ये चीज़ पूछ ले। तो वो ये है कि इंडिया में एक कॉरिडोर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये यूके की हेल्प से डेवलप हो रहा है। तो ये कौन सा कॉरिडोर है, ये आप मुझे टाइप करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो इंडिया यूके की हेल्प से डेवलप कर रहा है, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, विच इज़ मेटावर्स। अब ये मेटावर्स है क्या, काफ़ी आप न्यूज़ में चल रहा होगा। तो अभी अभी आपने पता होगा कि मार्क जुकरबर्ग जो कि ओनर हैं किसके, फेसबुक के, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपनी कंपनी का नाम जो है वो चेंज करने वाले हैं। अब देखिए फेसबुक आज के टाइम में ओनर है किसका, फेसबुक ओनर है फेसबुक इज ओनर ऑफ इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। तो फेसबुक जो है अब अपना नाम चेंज कर रहा है, और वो कह रहा है कि हम 28 अक्टूबर को अनाउंस कर देंगे कि हमारी कंपनी का नाम क्या होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हम एक $50 मिलियन का एक फ़ंड क्रिएट कर रहे हैं जो कि हेल्प करेगा, सॉरी, जो इन्वेस्ट, ये फंड से हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिबल मेटावर्स, ठीक है। अब ये मेटावर्स जो है सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये है क्या। तो अब फेसबुक ने इनफैक्ट ये भी कह दिया है कि वी विल हायर 10,000 पीपल इन यूरोपियन यूनियन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। ये मेटावर्स, अब ये मेटावर्स है क्या। तो मेटावर्स बेसिकली है शॉर्ट फॉर्म फॉर मेटा एंड यूनिवर्स। अब अगर आपने वर्ड मेटा का आपको मतलब पता हो, तो ये है समथिंग दैट इज नॉट फिजिकल, जो जिसको जो टैंजिबल नहीं है, जिसको आप टच या छू नहीं सकते या पकड़ नहीं सकते, बट इट इज़ बेसिकली मोर ऑफ अ, इट इज़ देयर, लाइक एयर है। एयर जो है वो आप
फील कर सकते हो पर देख नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है बहुत सारे दिमाग लगाएंगे और कहेंगे सर हम उसे सिलेंडर में पकड़ के रख सकते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यू कैन नॉट कैच इट इन योर हैंड लाइक a stone or let's say a tree. These are tangible thing, but मेटा जो होता है, तो ये मेटा यूनिवर्स जो है ये इसी के लिए डेवलप किया जाएगा। ये बेसिकली कुछ नहीं होगा, ये वर्चुअल रियलिटी और एक पैरेलल यूनिवर्स होगा जो कि पूरा वर्चुअल चलेगा। तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स रहेंगे, इसकी अपनी एक करेंसी होगी क्रिप्टो करेंसी की तरह, और इसका इसमें जो है आप कोई एसेट ओन कर सकते हो या कोई एसेट जनरेट कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो, और इसमें आप वो एसेट सेल परचेज भी कर सकते हो। सो इट विल बी लाइक अ पैरेलल यूनिवर्स, लेकिन सारा का सारा थ्रू इंटरनेट। तो फेसबुक ने कहा है कि इंटरनेट अब पुरानी चीज़ हो चुका है, ये इंटरनेट से अगली चीज़ होगा। जैसे इंटरनेट एक पूरी एक रेवोल्यूशन ले आया था, वैसे ही ये मेटावर्स एक रेवोल्यूशन ले आएगा। तो ये नाम आता कहाँ से है? तो यहाँ पे एक नील स्टीफनसन नाम के एक अमेरिकन ऑथर थे, तो 1992 में उन्होंने एक नॉवल लिखी थी स्नो क्रैश। उस स्नो क्रैश में पहली बार इस मेटावर्स का जो है आइडिया दिया गया था। उसके बाद अर्नेस्ट क्लाइन ने 2011 में एक साइंस फिक्शन नॉवल लिखी थी जिसका नाम था रेडी प्लेयर वन। उसमें भी इसी का ही जो है मेटावर्स का बात की गई है, और इस रेडी प्लेयर वन के ऊपर जो है 2018 में एक मूवी भी बनी थी, तो आपने आई थिंक देखी होगी। सॉरी। तो मेटावर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इट विल बी नथिंग बट अ पैरेलल वर्चुअल वर्ल्ड वेयर यूजर्स कैन हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज, पोजेशन एंड कैरेक्टर। It is supposed to be a post-internet world, a decentralized computing platform of sort which is continuous and live. तो ये एक ऐसा यूनिवर्स, ऐसी होगा जहाँ पे होगा तो सब कुछ रियल वर्ल्ड की तरह ही, और सबका सब जो होगा लाइव होगा। जैसे आज के टाइम पे राइट नाउ आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, तो फेसबुक में जो भी आप अपनी टाइमलाइन पे देखते हो वो तभी देख पाते हो जब आप लॉगिन कर रहे हो। तो अगर आपने लॉगिन नहीं किया है और पोस्ट तो लोग डालते ही रह रहे हैं जो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में या वैसे आपके इंटरेस्ट जो हैं वहाँ पे जो आपने अपने पेज पे ऐड कर रखे हैं, तो लेकिन वो सारी की सारी पोस्ट आपको दिखाई कब देगी? जब आप लॉग इन करोगे। लेकिन यहाँ पे वो सब रियल टाइम चलता जाएगा, जैसे वर्ल्ड में, जैसे राइट नाउ अगर आप बैठे ये वीडियो देख रहे हो तो बाहर दुनिया अभी भी चल रही है, वैसे ही मेटा यूनिवर्स में भी इंटरनेट होगा जो प्लेटफॉर्म होगा, वो उसमें जितनी बाकी एक्टिविटीज़ होंगी वो चलती रहेंगी। आप जो है अगर वो निकल गई तो वो निकल गई। जैसे अगर आप अभी बैठे हो कहीं पे और आप किसी बस की वेट कर रहे हो, तो आप इस कहीं पे भी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या लेट से ऑक्यूपाई हो जाते हो तो पीछे से बस निकल जाती है, वैसे ही कुछ वैसा होगा इसमें भी। ठीक है, और तो क्या एक फेसबुक ये अकेले कर रही है? नहीं, फेसबुक ये अकेले नहीं कर रही है, ना ही कर सकती है, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा जो है आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डेवलपर्स एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह सब कुछ। तो उसी चीज़ के लिए ये रहेगा। तो इसके ये इसमें और कौन कौन इंक्लूड होगा? तो देखिए फोर्टनाइट नाम की एक गेम है जिस जो डेवलप की है एपिक गेम्स नाम की एक कंपनी ने। वो कंपनी भी इस मेटावर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, और वो इसमें जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है, इसमें वर्चुअल वो होंगे, कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें जो भी रियल वर्ल्ड में होता है, कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की जाएगी इन द वर्चुअल वर्ल्ड। तो ये देखिए यहाँ पे एपिक वर्ड्स क्रिएटर ऑफ द गेम फोर्टनाइट हैज़ बिग प्लान फॉर मेटावर्स यूजिंग इट्स अनरियल इंजन। ठीक है, लाइव इवेंट्स होंगे, उनकी खुद की करेंसी होगी। सो दिस इज़ व्हाट मेटावर्स इज़। तो इसीलिए इसका जो टाइटल है वो यही दिया गया है, पोस्ट इंटरनेट फ्यूचर विद फेसबुक एंड अदर्स। सो दिस वाज ऑल टुडेज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है,
एंड वन थिंग मोर बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के थ्रू न्यूज़पेपर स्टडी करना चाहते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा डिस्करेज करूँगा, क्योंकि मैं आपको इस चीज़ के लिए इनकरेज करूँगा कि ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। इसमें अच्छे से जितना टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हो सके मैंने आपको चीज़ें एनालाइज करके आगे बताने की कोशिश की है। बट जब तक आप खुद पर्सनली रीड नहीं करेंगे, आपको उतना गेन नहीं होगा जितना आप एक्चुअली कर सकते हैं। तो आप खुद भी रीड भी कीजिए, चाहे ये 5 न्यूज़ ही आज के न्यूज़पेपर से रीड कीजिए, न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, तो आप ये 5 न्यूज़ ही रीड कीजिए, बट ज़रूर रीड कीजिए। उसके साथ साथ ये वीडियो देखिए, फिर आपका जो भी टॉपिक होगा वो अच्छे से कवर हो जाएगा। दिस इज़ एन एडवाइस एज वेल एज एन रिक्वेस्ट। रेस्ट, अब अगेन इट इज़ योर चॉइस, आर्टिकल 19 गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड अगेन, if any suggestions for this particular video, do let me know. Thank you.